हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी थ्योरी पेपर के लिए। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी थ्योरी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और भी वीडियोज़ को देखिए। हमने वहाँ पर टॉपिक वाइज वीडियोज़ को अपलोड किया हुआ है। ओके, तो साइटोस्केलेटन को अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, साइटोस्केलेटन कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो ये साइटोस्केलेटन है और ये एनिमल सेल है और प्लांट सेल में भी साइटोस्केलेटन पाया जाता है। तो साइटोस्केलेटन का क्या कार्य होता है? साइटोस्केलेटन कई प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ओके, और साइटोस्केलेटन क्या करता है? एक कोशिका को शेप प्रदान करता है। साइटोस्केलेटन इसको एक जगह रखने का कार्य करते हैं। यदि साइटोस्केलेटन नहीं होंगे तो इसके सब ऑर्गेनल्स होंगे, ये मिक्स हो जाएंगे। कहीं ये न्यूक्लियस कहीं इधर होगा, कहीं गोल्गी बॉडी इधर होगा और जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो सब इधर उधर हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर साइटोस्केलेटन पाया जाता है, इसीलिए साइटोस्केलेटन इसको एक शेप प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है, जिसके कारण जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इधर होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में गोल्गी बॉडी यहाँ पर होता है और जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में ही रहता है। सेंटर में इसलिए रहता है क्योंकि साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन इसको एक शेप प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार से प्लांट सेल में भी क्या होता है? साइटोस्केलेटन होता है जो कि इसको एक शेप प्रदान करता है। यहाँ पर वैक्यूल है, वैक्यूल यहीं पर रहता है। ओके, यहाँ पर जो साइड में क्या है? न्यूक्लियस है और ये साइड में ही रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एक जगह रहते हैं। किसके द्वारा? साइटोस्केलेटन द्वारा। यदि साइटोस्केलेटन नहीं होगा तो ये न्यूक्लियस कहीं इधर हो जाएगा, कहीं इधर हो जाएगा। ठीक है, यदि हम मूव करेंगे, चलेंगे तो क्या होगा? साइटोस्केलेटन का जो कोशिका के अंदर जितना भी मटेरियल है इधर उधर हो जाएगा। ओके, इसीलिए यहाँ पर साइटोस्केलेटन पाया जाता है, जिसके कारण ये सारे ऑर्गेनल्स अच्छी तरह से एक जगह पर रहते हैं। तो ये बात आप जान चुके हैं कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। ये कई प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है और इनका जो आकार होता है वो अलग अलग कोशिका में अलग अलग होता है। जैसे प्लांट सेल में अलग होगा और एनिमल सेल में अलग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एनिमल और प्लांट सेल में इसका जो साइज है वो अलग अलग हो सकता है। तो देखते हैं साइटोस्केलेटन क्या होता है और अच्छी जानकारी हम यहाँ पर लेते हैं। तो देखिए, सेल को आकार एवं आकृति प्रदान करता है। जो साइटोस्केलेटन होता है ये एक प्रोटीन से बना हुआ होता है और कोशिका को एक आकार प्रदान करता है। ठीक है, अलग अलग आकार एवं आकृति के बने होते हैं। देखिए, जो ये साइटोस्केलेटन होते हैं ये अलग अलग आकृति के होते हैं। इसके कई टाइप भी होते हैं, 3 टाइप होते हैं, मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरह से। तो ये इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि ये अलग अलग आकार और आकृति के हो सकते हैं। यहाँ पर क्या है? ये प्रोटीन, फिलामेंट एंड ट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं। साइटोस्केलेटन किससे किससे बने हुए होते हैं? प्रोटीन से बने हुए होते हैं, फिलामेंट से बने हुए होते हैं एंड ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल का मतलब नलिकाओं से बने हुए होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर साइटोस्केलेटन को 3 प्रकार से बांटा जाता है। पहला है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट और तीसरा है माइक्रोफिलामेंट। तो तीनों को अच्छी तरह से समझते हैं। और देखिए, साइटोस्केलेटन जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। ठीक है, अगला यहाँ पर क्या है? इसके प्रकार हैं और ये अलग अलग प्रकार से बटा हुआ है। देखिए, सबसे पहला इसका है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल मतलब सूक्ष्म नलिकाएं। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, ट्यूब्यूल्स का मतलब नलिकाएं। तो सूक्ष्म नलिकाएं क्या होती हैं? साइटोस्केलेटन का एक पार्ट है। देखिए, ये कहाँ पाई जाती हैं? यूकैरियोटिक सेल के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि साइटोस्केलेटन ही कहाँ पाया जा रहा है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जा रहा है। तो इसके टाइप भी कहाँ पाए जाएंगे? इसके कहाँ पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाए जाएंगे। ओके, तो माइक्रोट्यूब्यूल देखिए यूकैरियोटिक कोशिका के मैट्रिक्स में होता है। मैट्रिक्स का मतलब होता है साइटोप्लाज्म में। ओके, और यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि ये अंदर से खोखले तथा अशाखित होते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा दे रहा हूँ। ये कैसा है? खोखला होता है। आप यहाँ पर डायग्राम को अच्छी तरह से देख सकते हो। ये कैसा होता है? बीच से खोखला होता है
और इसमें कोई शाखा नहीं निकली हुई होती है और इसकी लंबाई होती है 25 नैनोमीटर की लंबाई होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 25 नैनोमीटर की लंबाई होती है और ये अंदर से खोखले तथा अशाखित होते हैं, इसमें कोई शाखा नहीं निकली होती है। अगला है ट्यूबुलिन प्रोटीन अल्फा एंड बीटा से बने हुए होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन ये नाम कहाँ से लिया गया है, माइक्रोट्यूब्यूल से ही लिया गया है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन दो प्रकार की होती है, अल्फा एंड बीटा। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो ये अल्फा एंड बीटा से मिलकर बने हुए होते हैं, ये बात आप जान चुके हैं। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि ये सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी में पाए जाते हैं। देखिए इन सारे पॉइंट्स को हम अभी बताएंगे आपको। सीलिया, ठीक है, और फ्लैजिला, जो सीलिया फ्लैजिला यही दोनों मूवमेंट करने के लिए होते हैं। सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ओके, और इनका फंक्शन क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है। देखिए इनका कार्य होता है, देखिए इसका कार्य होता है कि जो स्पंडल फाइबर होते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर किससे बने हुए होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से ही बने हुए होते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से ही बने हुए होते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि प्लांट जो सेल होती है, जो पादप कोशिकाएं होती हैं, उनको भी डिवीजन में हेल्प करता है। ओके, तो इस प्रकार से ये क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। ओके, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आपने अभी देखे, जो माइक्रोट्यूब्यूल थी वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जा रही थी, और यहाँ पर जो हमने अगला पॉइंट पढ़ा था कि ये सीलिया और फ्लैजिला, सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी में पाए जाते हैं। तो सीलिया फ्लैजिला में हम देखते हैं किस प्रकार से ये पाए जाते हैं, सेंट्रियोल में किस प्रकार से पाए जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, और बेसल बॉडी में कहाँ पर पाए जाते हैं, किस प्रकार के। ओके, तो यहाँ पर हम सीलिया में देखते हैं और फ्लैजिला और तीन चारों में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया देखिए आपने हमेशा देखा होगा, जो जब हम पढ़ते हैं क्लास 11 में तो हम पैरामेशियम को पढ़ते हैं, तो पैरामेशियम जो होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, ये सीलिया दिखाई देते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं, ये इसको मूवमेंट करने के लिए कार्य करते हैं। ये इससे जो पैरामेशियम होता है सीलिया से मूवमेंट कर सकता है। ये क्या कर सकता है सीलिया के द्वारा, ये भोजन को भी अपने माउथ तक ले आता है, ठीक है, सीलिया के ही द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से मूव कर रहा है और धीरे 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 ये यहाँ तक अपने मुंह तक ले आता है। ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर होती है इसकी, और इसके ऊपर ही सीलिया ये निकले हुए होते हैं। ओके, और ये सीलिया किससे बने हुए होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं। जान चुके हैं ये बात। और फ्लैजिला जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये भी मूवमेंट के लिए होता है। ओके, ये यूग्लिना में अधिकतर देखा जाता है। ओके, कभी कभी क्या होता है, दो दो फ्लैजिला भी होते हैं। तो यहाँ पर जैसा यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रकार का यूग्लिना होता है और यहाँ पर ये इसका फ्लैजिला होता है। ठीक है, ये इससे मूवमेंट करता है। और हमारी बॉडी में कहाँ पर फ्लैजिला होता है, ये पूछा जाए कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर फ्लैजिला होता है, तो ह्यूमन बॉडी में जो स्पर्म आपने देखा होगा, ठीक है, इस प्रकार का स्पर्म होता है, कुछ इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का स्पर्म होता है। तो इसका जो टेल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, फ्लैजिला कहलाता है। ओके, ठीक है, ये क्या होता है, फ्लैजिला होता है, ये मूवमेंट करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, मानव में भी ये फ्लैजिला पाया जाता है। ओके, सीलिया भी पाया जाता है ह्यूमन में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम फ्लैजिला का एग्जाम्पल लेकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम इसको कट करते हैं, यदि हम फ्लैजिला को कट करते हैं तो हमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यदि हम सीलिया को कट करते हैं तो किस प्रकार का दिखाई देता है। देखिए सीलिया और फ्लैजिला, इन दोनों का यदि हम कट करते हैं, जो इसका सीलिया हम कट करते हैं और इसका हम फ्लैजिला कट करते हैं, तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है यदि हम सीलिया को कट करें या फ्लैजिला को कट करें। ठीक है, तो देखिए फ्लैजिला को हमने यहाँ पर कट किया हुआ है, देख सकते हो, ये कट कर दिया हमने, और इसका जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। देखिए इस स्ट्रक्चर को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये किससे बना हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा का पूरा किससे बना हुआ होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ होता है। माइक्रोट्यूब्यूल में कौन कौन सी प्रोटीन होती है,
ट्यूबुलिन प्रोटीन अल्फा एंड बीटा होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इससे ये बना हुआ होता है, ठीक है। सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल उपस्थित हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो दो यहाँ पर प्रोटीन से माइक्रोट्यूब्यूल की देख सकते हो इस प्रकार से, ओके। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसको चारों ओर से घेरे रहती है। इसे हम डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल कह सकते हैं, डबलेट क्योंकि ये 2 हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 हैं। और कितने हैं यहाँ पर? 9 हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हैं, ठीक है। और ये कैसे डबलेट है, डबलेट, ठीक है, डबलेट है। तो टोटल कितनी प्रोटीन हो गई? 9 दूना 18, तो 18 माइक्रोट्यूब्यूल की ये प्रोटीन हो गई है, ठीक है। तो 18 टोटल माइक्रोट्यूब्यूल है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है सेंटर से, इसे हम क्या कहते हैं? रेटाइल स्पोक 9 कहते हैं, क्योंकि ये कितने हैं? ये वाले यहाँ पर आप देख सकते हो ये 9 है टोटल, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो टोटल ये रेटाइल स्पोक जो है वो टोटल 9 है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। और टोटल ये 9 है और बीच में कितने हैं? 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं। तो 9 + 2 का इसका अरेंजमेंट होता है, यही बात आपको बतानी थी, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ठीक है। और ये डबलेट है, ठीक है, डबलेट भी है। और बीच में कितने हैं? 2 माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पर रखे हुए हैं और इससे ये सभी माइक्रोट्यूब्यूल जुड़े हुए हैं, ओके। तो ये 9 यहाँ पर हो गए, ठीक है, और 2 बीच में हो गए सेंटर में। तो 9 + 2 का इसका अरेंजमेंट होता है सीलिया एंड फ्लैजिला में। यदि हम सीलिया यहाँ से बीच से काट देते हैं या फ्लैजिला को हम बीच से काट देते हैं और उसका स्ट्रक्चर जब हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो इस प्रकार का दिखाई देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और यहाँ पर क्या होते हैं? ये माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए प्रोटीन होते हैं, डबलेट होते हैं यहाँ पर। और रेटाइल स्पोक जो यहाँ पर आप देख सकते हो जो जुड़े हुए हैं इससे सेंटर से, तो यहाँ पर टोटल 9 होते हैं क्योंकि 9 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ओके। टोटल 18 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं क्योंकि ये डबलेट हैं, 2 सेंटर में होते हैं, वो चारों तरफ 9 होते हैं। तो 9 + 2 का अरेंजमेंट है। अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं ताकि आप और अच्छी तरह से इसे एक्सप्लेन कर पाएँ। देखिए इसमें 9 + 2 अरेंजमेंट होता है, मैंने आपको बता दिया। ये डबलेट हैं, देख सकते हो 1 2 1 2 इस प्रकार के डबलेट हैं, ओके। इनकी संख्या टोटल 9 है। क्या है? इनकी संख्या टोटल 9 है, डबलेट है, इनकी संख्या टोटल 9 है इस प्रकार से 1 2 3 इस प्रकार से, ओके। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है ऊपर से, ओके। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब अपवाद है। अपवाद किस प्रकार से? हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी थी उसके ऊपर ये सीलिया और फ्लैजिला नहीं होते थे, ओके। हम जब क्या देखते थे, देखिए यहाँ पर जब हम क्या देखते थे, एनिमल सेल और प्लांट सेल देखते थे तो इसमें क्या था? इसमें ना ही सीलिया था और ना ही फ्लैजिला था। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है? यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सीलिया है और फ्लैजिला भी है। तो क्या होता है इसमें? ये इस प्रकार के एक्सटेंशन होते हैं, अपवाद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ओके, क्योंकि मेम्ब्रेन पर सीलिया एंड फ्लैजिला है, ठीक है। तो ये साफ साफ यहाँ पर हमने लिख दिया है। और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में ही ये पाया जाता है सीलिया एंड फ्लैजिला। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि सीलिया एंड फ्लैजिला और बेसल बॉडी और सेंट्रियोल में पाए जाते हैं। तो बेसल बॉडी में कहाँ पर किस प्रकार से पाए जाते हैं? तो देखिए ये बेसल बॉडी होती है, ये क्या होती है? बेसल बॉडी होती है, जहाँ से ये फ्लैजिला निकला हुआ होता है। यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म में बेसल बॉडी हुई होती है और यहाँ से ये फ्लैजिला निकला हुआ होता है। तो बेसल बॉडी को हम सूक्ष्म दृष्टि से ये देखते हैं तो इस प्रकार की बेसल बॉडी होती है। इसके अंदर ये सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल में 9 + 2 अरेंजमेंट होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें 9 + 2 अरेंजमेंट होता है और ये बेसल बॉडी होती है। इसके ऊपर से क्या निकला हुआ होता है? फ्लैजिला निकला हुआ होता है। और फ्लैजिला को यदि हम काटते हैं तो क्या होता है? देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है। फ्लैजिला को यदि हम काटते हैं तो हमने काटा तो 9 + 2 अरेंजमेंट था, तो फ्लैजिला में 9 + 2 अरेंजमेंट था। लेकिन बेसल बॉडी में यदि पूछा जाए तो बेसल बॉडी में 9 + 0 अरेंजमेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रियोल होता है। देखिए बेसल बॉडी, सेंट्रियोल से बेसल बॉडी बनी है। जो सेंट्रियोल है, यहाँ पर ये सेंट्रियोल उपस्थित है, इससे ही क्या बनी हुई है? बेसल बॉडी बनी हुई है,
ठीक है। और इससे फ्लैजिला निकलता है, फ्लैजिला निकलता है और ये 9+2 अरेंजमेंट होता है। तो ये क्या बता दिया मैंने आपको, सीलिया एंड फ्लैजिला में किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। देखिए ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है, सीलिया फ्लैजिला को जब हम काटते हैं तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें टोटल 18 माइक्रोट्यूब्यूल की बनी हुई ये प्रोटीनें हैं। सेंटर में दो सेंटर में क्या है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, तो 9+2 का अरेंजमेंट यहाँ पर हो जाता है। ओके, डबलेट है और यहाँ पर क्या है, एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, क्योंकि यहाँ पर सीलिया एंड फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर होता है। बेसल बॉडी में 9+0 अरेंजमेंट होता है, क्योंकि बेसल बॉडी जो होती है वो सेंट्रियोल से बनी हुई होती है और सेंट्रियोल में कैसा होता है, 9+0 अरेंजमेंट होता है। तो सेंट्रियोल में हम देखते हैं, मैंने आपको बेसल बॉडी में बता दिया, सीलिया एंड फ्लैजिला में बता दिया। चलिए सेंट्रियोल को देखते हैं। सेंट्रियोल में क्या होता है, देखिए यदि हम सेल डिवीजन करते हैं, यदि हमने सेल डिवीजन नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। यदि आपने नहीं देखा है, वीडियो भी अपलोड हो चुकी है सेल डिवीजन वाली, आप प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो सेंट्रियोल जो मेटाफेज स्टेज होती है, ठीक है, जो मेटाफेज स्टेज होती है, जब हम सेल डिवीजन करते हैं तो मेटाफेज एक स्टेज आती है। ओके, यदि आपने नहीं देखी होगी तभी आपको ये समझ में नहीं आ पाएगा, तो आप पहले उसको एक बार देख लेना, थोड़ा सा आपको देख लेना, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये क्या होता है, ये एक सेल होती है और यहाँ पर क्या होता है, ये मेटाफेज स्टेज है और यहाँ पर ये क्या है, सेंट्रोसोम है। ये सेंट्रोसोम है और इस सेंट्रोसोम के अंदर क्या है, ये सेंट्रियोल है। बात को समझिए। और सेंट्रियोल किससे बने हुए हैं, कौन सी प्रोटीन से, माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और यहाँ पर ये क्या है, क्रोमोसोम से, ये सेपरेट होने की कगार पर है। ये कहाँ है, मध्य रेखा पर उपस्थित है, यानी बीच में ये उपस्थित हो जाते हैं। ओके, अब क्या होता है यहाँ पर इस तरह से, अब क्या होता है इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, सेंट्रोसोम है, यहाँ पर भी सेंट्रोसोम है, इसके अंदर सेंट्रियोल उपस्थित है। यहाँ पर ये क्या है, क्रोमोसोम्स उपस्थित हैं और यहाँ पर क्या होता है, जो सेंट्रोसोम होता है, यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर निकलता है, जो कि किससे बना हुआ होता है, माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन से बना हुआ होता है। और ये किससे निकलता है, सेंट्रियोल से निकलता है। ठीक है, सेंट्रियोल से इस प्रकार से निकलता है। और जहाँ पर ये जुड़ता है क्रोमोसोम से, उसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। इस प्रकार से ये जुड़ता है। फिर आगे जब आ जाता है एनाफेज में, ठीक है, ये मेटाफेज कंप्लीट हो गई इतनी। अब ये एनाफेज में जैसे ही आता है तो जो सेंट्रियोल होता है ये अपनी तरफ इसको खींच लेता है, इसको फाड़ देता है बीच में से। ठीक है, इन दो क्रोमोसोम्स को ये बीच से फाड़ देता है, हटा देता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये यहाँ पर हट जाता है और ये नीचे हट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थोड़ा थोड़ा सेपरेट होता है। और सेपरेट होने के बाद क्या होता है, यदि हम इसको देखें, अब हम ज़्यादा सेल डिवीजन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि सेंट्रियोल कहाँ पर और किस प्रकार से पाया जाता है। ठीक है, तो सेंट्रियोल मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से कहाँ पर होता है। सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है इस प्रकार से, यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर बना देता है और इस प्रकार से एनाफेज में ये सेपरेट हो जाता है। यदि हम सीधे बात करें, यदि आपको यहाँ पर सेंट्रियोल को आपको पता है सेंट्रियोल किस प्रकार का होता है, तो सीधे आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये वाला यदि हम सूक्ष्म से देखते हैं तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। तो सेंट्रियोल है यहाँ पर। ओके, इसके अंदर ये 90 डिग्री पर उपस्थित होता है और ये क्या है, काइनोप्लाज्म होता है। इसके अंदर जो उपस्थित जो पदार्थ होता है, जो मैट्रिक्स होता है, उसे हम काइनोप्लाज्म कहते हैं। और ये क्या है, पूरा का पूरा सेंट्रोसोम है। ठीक है, सेंट्रोसोम है, इसके ऊपर क्या होता है, कोई बाल नहीं हुई होती है, कोई बाल नहीं होती है। अब सेंट्रोसोम को यदि हम एक पार्ट यहाँ पर निकालते हैं, इसका एक पार्ट कोई सा निकाल लो यहाँ पर। ठीक है, तो इसका एक पार्ट हमने यहाँ पर निकाल लिया, इसका एक पार्ट यहाँ पर निकालते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, यदि हम और सूक्ष्म से देखते हैं तो ये माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा किससे बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल से ही बना हुआ है। तो इसको हम यदि निकालते हैं, इसको इस पार्ट को यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पार्ट को यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, यदि हम ऊपर से इस पार्ट को देखते हैं तो इस प्रकार का दिखाई देता है। ऊपर वाला पार्ट यहाँ पर मैंने निकाल लिया तो इस प्रकार का दिखाई देता है। देखिए, इसके बीच में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हब। एक ही प्रोटीन होता है और ये कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ट्रिपलेट होता है। यहाँ पर तीन क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए प्रोटीन है। ओके, तीन प्रोटीन है, आप साफ देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये कैसा है,
सेंट्रियोल है, ये ऊपर वाला इसका पार्ट निकाला गया है, सेंट्रियोल है। और ये यहाँ पर क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है, ट्रिपलेट है माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, और ये कितनी यहाँ पर संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 टोटल माइक्रोट्यूब्यूल की संख्या है। और बीच में क्या है, हाफ प्रोटीन है, इसको हम गिनती नहीं करेंगे। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाता है, 9 प्लस 0 अरेंजमेंट हो जाता है, क्योंकि 9 तो यहाँ पर चारों तरफ है, 9 प्रोटीन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 9 है माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन इस प्रकार से। और यहाँ पर बीच में क्या है, एक प्रोटीन है जो कि हब प्रोटीन है, और इसे हम गिनती नहीं करते हैं। तो 9 प्लस 0 इसका अरेंजमेंट इस हिसाब से हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम थ्योरी को पढ़ते हैं और अच्छी तरह से और समझते हैं। टोटल 9 ट्रिपलेट हैं, टोटल 9 ट्रिपलेट हैं, और एक ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, 1 2 3 इस प्रकार से माइक्रोट्यूब्यूल हैं। और टोटल की संख्या करें, यदि हम टोटल माइक्रोट्यूब्यूल की संख्या बताएं तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल टोटल 27 है। ओके, और 9 माइक्रोट्यूब्यूल फाउंड एट सेंटर, यानी सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाया जाता है, सिर्फ एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हब प्रोटीन। और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, 9 प्लस 0 अरेंजमेंट कहते हैं। इसका 9 प्लस 0 अरेंजमेंट होता है, क्योंकि 9 तो इसके बाहर उपस्थित हैं, और बीच में क्या है, एक प्रोटीन है नॉर्मल सा, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से नहीं बना हुआ होता है। और सेंट्रियोल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। और इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका हमने बीच का पार्ट निकाला है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं चढ़ी हुई होती है। ओके, ये सीधे खुला हुआ होता है, ठीक है, इस प्रकार से एक खुला हुआ होता है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ओके, यहाँ पर अगला है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन में किस प्रकार से हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर बना देता है, और स्पिंडल फाइबर इसे इस जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनको तोड़ते हैं। यदि स्पिंडल फाइबर नहीं होंगे तो इसको तोड़ नहीं पाएंगे, और तोड़ नहीं पाएंगे तो सेल डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो स्पिंडल फाइबर बनाता है। ये सीलिया एंड फ्लैजिला की बेसल बॉडी का निर्माण करते हैं। देखिए, सीलिया और फ्लैजिला जहाँ से निकलते हैं वो किससे निकलते हैं, बेसल बॉडी से ही निकलते हैं। अभी मैंने आपको बताया, सीलिया एंड फ्लैजिला जो होते हैं वो बेसल बॉडी से ही निकलते हैं, बेसल बॉडी से ही इनका निर्माण होता है। यदि बेसल बॉडी नहीं होगा तो इनका निर्माण नहीं होगा। और बेसल बॉडी में क्या होता है कि सेंट्रियोल होता है, बेसल बॉडी जो होती है वो सेंट्रियोल से ही बनी हुई होती है। और सेंट्रियोल में कैसा अरेंजमेंट होता है, 9 प्लस 0 अरेंजमेंट होता है। सेंट्रियोल में कैसा होता है, 9 प्लस 0 अरेंजमेंट होता है। और ये सी ए से जुड़ा है। अब सी आप अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे, देखिए सी और ए से जुड़ा है। देखिए सी और ए से, ए बी सी यहाँ पर लिखा हुआ डिनोट कर दिया है, तो सी एंड ए से जुड़ा हुआ है, सी एंड ए से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिख दिया है कि सी एंड ए से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सेंट्रियोल का अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रियोल में किस प्रकार का प्रोटीन होता है और किस प्रकार का यहाँ पर पूरा का पूरा होता है। 9 प्लस 0 अरेंजमेंट यहाँ पर होता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। ये बात आप जान चुके हैं। हमने सीलिया एंड फ्लैजिला में भी बता दिया अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से होता है 9 प्लस 2 अरेंजमेंट, काफ़ी सरल शब्दों में। और इसका जो बेसल बॉडी होती है वो किससे बनी हुई होती है, सेंट्रियोल से बनी हुई होती है, जिसका जो अरेंजमेंट होता है 9 प्लस 0 अरेंजमेंट होता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर हमारा टाइप आता है साइटोस्केलेटन का दूसरा, जो कि कैसा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है, ये कौन सी प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, ये कैरोटीन एंड एसिडिक प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट जो फिलामेंट होता है वो कौन सी प्रोटीन से बना होता है, कैरोटीन एंड एसिडिक प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। अनब्रांच्ड होता है, यानी इसमें कोई शाखा नहीं होती है, जैसा कि माइक्रोट्यूब्यूल में कोई शाखा नहीं थी और इसमें भी कोई शाखा नहीं होती है इंटरमीडिएट फिलामेंट में। ठीक है, और कौन सी प्रोटीन से, कैरोटीन एंड एसिडिक प्रोटीन से बना हुआ होता है। और ये किस प्रकार का दिखाई देता है, रस्सी की तरह दिखाई देता है। ठीक है, रस्सी की तरह ये दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार का रस्सी की तरह दिखाई देता है। उसकी लंबाई 10 नैनोमीटर होती है। यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, क्योंकि साइटोस्केलेटन ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ओके, इसका कार्य क्या होता है इस इंटरमीडिएट फिलामेंट का,
इसका कार्य होता है क्रोमोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, उनको बनाने में हेल्प करता है। ओके, सेल को शेप एंड साइज प्रोवाइड करता है। जो कोशिका होती है उसको एक आकार एंड आकृति प्रदान करता है। जिस प्रकार से यहाँ पर साइटोस्केलेटन हमने माइक्रोट्यूब्यूल में बताया, इस प्रकार से किस प्रकार से ये सीलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी में पाया जाता है, इस प्रकार से ये क्या करता है, सेल को शेप एंड साइज प्रोवाइड करता है। और अगला यहाँ पर दिया गया है कि न्यूक्लियस के चारों ओर उपस्थित क्रोमेटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट से बने हुए होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। जो न्यूक्लियस के चारों ओर उपस्थित, यानी इसके अंदर जो उपस्थित होता है क्रोमेटिन, जो कि धागे नुमा गुणसूत्र इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो किससे बने हुए होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट से ही बने हुए होते हैं। ठीक है, जो आपका न्यूक्लियस होता है इसके अंदर ये क्या पाए जा रहे हैं, धागे नुमा क्रोमेटिन पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये किससे बने हुए होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है, क्रोमेटिन जो होते हैं वो इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। इस प्रकार का ये इंटरमीडिएट फिलामेंट दिखाई देता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हो इसको। और जो माइक्रो फिलामेंट होता है वो किस प्रकार से, यहाँ पर कौन सी प्रोटीन से बना हुआ होता है और किस प्रकार का कार्य करता है। तो देखिए, जो माइक्रो फिलामेंट जो होता है वो अशाखित होता है, इसमें कोई शाखा नहीं होती है। ठीक है, तीनों में कोई शाखाएं नहीं थी, मैंने आपको बताया। और ये रोड की तरह काफ़ी लंबी होती है। रोड की तरह ये काफ़ी लंबी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यदि आप डायग्राम देखना चाहते हो डायग्राम देख सकते हो। ओके, तो रोड की तरह ये काफ़ी लंबी होती है। और किससे बनी हुई होती है, कौन सी प्रोटीन से, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बनी हुई होती है। और कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, मायोसिन एंड एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। ओके, तो आपको समझ में आ गया है कि माइक्रोफिलामेंट जो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन होती है वो मायोसिन एंड एक्टिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। ओके, तो माइक्रोफिलामेंट आप जान चुके हैं। अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर जुड़े रहते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपकी होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने देखी, इसके चारों ओर क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। क्या होते हैं, देख सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इसके पास पास ये जुड़े रहते हैं। और इस प्रकार से इसका फंक्शन होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो अच्छी तरह से आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर जुड़ा रहता है। और इसका जो फंक्शन होता है, मुख्य फंक्शन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है, एक सपोर्ट प्रदान करता है। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, हेल्प इन फारो फॉर्मेशन। यानी जब हम कोशिका विभाजन करते हैं तो कोशिका विभाजन में केंद्र तो विभाजित हो जाता है, लेकिन जब कोशिका द्रव्य विभाजन करते हैं यानी साइटोकाइनेसिस जब करते हैं एनिमल सेल में, तो क्या होता है कि हमें कोशिका खांच की जरूरत होती है। कोशिका जब खांच बनेगी तभी जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होगा। ठीक है, तो किस प्रकार से यहाँ पर डिवाइड होगा, देखिए इस प्रकार का था। और ये फारो का मतलब होता है खांच प्रोवाइड करना। कोशिका खांच द्वारा इसमें क्या होता है, ये सेपरेट होते हैं अलग अलग, तो ये फारो हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, और जैसे ये धीरे धीरे दबता चला जाता है और अलग हो जाता है। ठीक है, ये दब जाता है और थोड़ा सा दब जाता है तो ये अलग हो जाता है। इस प्रकार से ये दो सेल बना देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, ये कौन सी हेल्प करता है माइक्रोफिलामेंट, सेल फारो यानी कोशिका खांच प्रोवाइड करता है। ठीक है, एनिमल सेल में। तो ये बात आप जान चुके हैं कि माइक्रोफिलामेंट किस प्रकार से हेल्प करता है। यदि आपने सेल डिवीजन वाली जो वीडियो नहीं देखी है उसे देख लेना, तो आप अच्छी तरह से इसे बता सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार का इसका क्या होता है, डायग्राम होता है माइक्रोफिलामेंट का। तो इस प्रकार से यहाँ पर माइक्रोफिलामेंट आपको देख लेना है। और मैंने आपको बता दिया है कि जो यहाँ पर सारे टाइप मैंने आपको बता दिए हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है और जो होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट ये किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया है तो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप और वीडियोज देखना चाहते हैं जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी थ्योरी पेपर की हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोज को देखिए, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ओके, यदि आपका कोई सा भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए वो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।